सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। और सबसे पहले मैं आप सबको विश करना चाहूंगी हैप्पी गांधी जयंती और दशहरा की भी शुभकामनाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फिनिक्स वे लीगल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, खासकर जो हमारे न्यू व्यूवर्स है, रेगुलर व्यूवर्स है और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, प्लीज करिए। ऑलराइट, और साथ में जो हमारे ऑलरेडी ये फिनिक्स में लीगल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके बारे में जानकारी रखते हैं या ऑलरेडी ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं, तब थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके जहां से मैं जजमेंट बोल रही हूँ वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर जो नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे आए हैं, हमारे चैनल पे आए, तो मैं आपको बता दूं कि फिनिक्स में लीगल का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर हम जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड करवाते हैं, पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड कराते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ये कौन से जजमेंट होते हैं जो क्या यूट्यूब पे दिखाए जाते हैं, वही जजमेंट होते हैं? द आंसर इज नो। हम क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे दिखा चुके होते हैं तो क्या फायदा उस जजमेंट के साथ में दोबारा आने का। तो हम बिल्कुल नए जजमेंट डालते हैं, हर एक एवरीडे डालते हैं। और ये सिविल, क्रिमिनल, एमएसीटी, लैंड एक्विजिशन, बेल, क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर, चेक बाउंस, बहुत सारे जो केसेस जो ट्रायल कोर्ट पे चलता रहता है, उन सारे इश्यूज को लेकर हम डालते रहते हैं। और खासकर जो लैंडमार्क जजमेंट है वो डालते हैं। सिर्फ हम जजमेंट ही नहीं डालते, पीडीएफ कॉपी, उसका लीगल नोट्स भी डालते हैं। लीगल नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है, ताकि जिसको जो भाषा में सहूलियत हो वो उसमें पढ़ सकता है। ये 1 साल का हमारा ये होता है। और इसके साथ साथ हम एक जजमेंट आपके अपने केस के लिए, एक जजमेंट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च करके भी देते हैं। अदरवाइज इसका चार्ज करते हैं, बट अगर आप हमारे मेंबर बन रहे हो उसमें, तो वो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करके दिया जाता है। और साथ साथ में डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप और भी कुछ करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ, इन टर्म्स ऑफ लीगल काउंसलिंग हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, तो उस पर आपको डिस्काउंट थोड़ा सा दे ही देते हैं। इसमें कोई फ्री ट्रायल नहीं है, कोई रिफंड नहीं है। जो सीरियस मेंबर्स है वही ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया गया स्क्रीन पर, उन पे उसको आप मैसेज कर सकते हैं, वो आपको पेमेंट लिंक भेज देंगे। पेमेंट करने के बाद में आप इसको आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा स्क्रीनशॉट दिखाने के बाद। और इसका कीमत कितना है प्राइस कितना है? जस्ट 199 है पूरे 1 साल के लिए। सिर्फ एक बार ही आपको पेमेंट करना है। क्यों इतना कम है? द रीजन इज एक्सेस टू जस्टिस को हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। फिनिक्स भी लीगल हम चाहते हैं कि जस्टिस जो है वो सबको मिले और एक एक्सेसिबल इस पे मिले। एकदम ऐसे तो नहीं कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस नॉट पॉसिबल, लेकिन उस प्राइसिंग पे मिले जिससे लोग अफोर्ड कर सके, चाहे वो कोई भी तबके के क्यों ना हो। ऑलराइट, तो चलिए हम आ जाते हैं आज के जजमेंट भी। तो आज का जजमेंट किस पे है? आज का जजमेंट है अमेंडमेंट पर। सिविल में अमेंडमेंट की जो बात होती है, आज का जजमेंट अपना उसके ऊपर में है। अच्छा जजमेंट है, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। जो भी मेरे लॉयर्स भाई बहन है, मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जजमेंट को जरूर पढ़िएगा। अगर आप सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अमेंडमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इसमें बहुत डिटेलिंग में बताया गया है ना। तो जजमेंट का नाम क्या है? दिनेश गोयल अलायस पप्पू वर्सेस सुमन अग्रवाल एंड अदर्स। इसका न्यूट्रल साइटेशन है 2024 INSC 726 सुप्रीम कोर्ट। ये डिसाइड किया गया था 24 सितंबर 2024 को। मैं आपको ये पूरा कॉस्ट टाइटल यहाँ पे इसलिए भी दे देती हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देती हूँ, ताकि अगर आप चाहते हैं जजमेंट को रीड आउट करो तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और आप उसको अगर गूगल में डाल देते हो तो ये जजमेंट की कॉपी निकल के आ जाती है और आप उसको पढ़ सकते हो। ऑलराइट, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो चलिए अब आ जाते हैं हम इसका बैकग्राउंड, कहानी क्या है अपना। कहानी भैया ऑब्वियसली एक पार्टीशन का सूट था, भाई बहन के बीच का था और एक बिल को लेकर था। तो जो अपेलेंट था वो दिनेश गोयल था और जो रिस्पोंडेंट है वो सुमन अग्रवाल होती है। जो डिस्प्यूट होता है वो जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर होता है, पार्टीशन को लेकर होता है। ग्वालियर का ये केस है। और यहाँ पे उनकी जो माँ होती है वो एक विल कर देती है। ये विल वो एग्जीक्यूट करती है 2013 में। उसमें सारी की सारी जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने सिर्फ एक बेटे दिनेश को दे देती है। बाकी के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता है। तुरंत उसके बाद उनका डेथ भी हो जाता है। तो उनकी जो बेटी होती है वो सिविल सूट फाइल करती है 2016 में, वो और 1/5 शेयर अपना वो क्लेम करती है। और कहती है कि ये जो प्रॉपर्टी एक्चुअली फैमिली और एंसेस्टर प्रॉपर्टी, और ये जो विल है ये धोखे से बनाई गई है। तो अपना ट्रायल कोर्ट पे क्या होता है? तो ट्रायल कोर्ट पे जो सिविल जज ग्वालियर पे जो होता है वहां पर सॉरी ऑलरेडी जब केस गवाही की स्टेज पे आ जाती है तो जो सुमन जो होती है वो एक अमेंडमेंट डालती है अपने प्लेंट पे, और जो मूवेबल प्रॉपर्टीज है उसको भी वो उसमें ऐड करना चाहती थी। और साथ में जो विल का जेन्यूनेस है कि विल एक फॉर्जरी से बना हुआ, वो चीज को भी वो ऐड करना चाहती थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्चुअली पूरे केस का।
लेकिन जो ट्रायल कोर्ट होता है वो उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि आपने ये जो अमेंडमेंट का जो एप्लीकेशन डाला है बहुत देर से डाला है, ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत लोग सोचेंगे ट्रायल क्या होता है, ट्रायल का मतलब गवाही, एविडेंस स्टार्ट हो चुकी होती है, और आपने कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं बताया कि क्यों आपने इसको पहले नहीं डाला था, और कंप्लीटली कोई इसमें कोई नया फैक्ट इस पे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूएस पे कुछ डाला गया था और आप उसके लिए आप कुछ उसको ऐड ऑन करना चाहते हो, तो टेक्निकली उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है ऑन अ हाइपर टेक्निकल ग्राउंड पे, ये बहुत ही टेक्निकल ग्राउंड पे रिजेक्ट होता है। अब जाता है मामला अपना हाई कोर्ट पे, वो अमेंडमेंट का जो रिजेक्ट हो जाता है उसको वो अपील करते हैं। तो हाई कोर्ट जो होता है उनका जो अमेंडमेंट होता है उसको अलाउ कर देते हैं, कहते हैं कि पार्टीशन जो होगा वो तभी हो सकता है जब विल का जेन्युइननेस प्रूव होगा, और वो चीज प्लेन पे आना बहुत जरूरी था, और प्लेन पे अगर अभी वो ला रहे हैं तो एकदम सही है फॉर जस्टिस के लिए, मतलब पूरा केस का सही डिसीजन होने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसको प्लेन पे आना ही चाहिए होगा। और ये भी कहा गया कि जो ट्रायल कोर्ट है जो रिजेक्ट किया बहुत ही हाइपर टेक्निकल होकर रिजेक्ट किया है, लेकिन ये अमेंडमेंट अलाउ होना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट में आता है, ऑब्वियसली अपोजिट पार्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का सामने एक ही क्वेश्चन ऑफ लॉ था कि क्या हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सुमन को अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट अलाउ करने के लिए इतना देरी के स्टेज में, और बिल को चैलेंज करने का जो मेन प्लेयर है अलाउ किया है, क्या वो सही है या गलत है करके, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी रीजनिंग के साथ में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी की। ऑर्डर 6 रूल 17 किसके बारे में बात करता है, अपना अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। तो जब हम कानून को पढ़ते हैं तो कानून बताता है कि अमेंडमेंट किसी भी स्टेज पे अलाउ किया जा सकता है। रियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात अगर आती है तो अमेंडमेंट हम किसी भी स्टेज पे अलाउ कर सकते हैं। लेकिन देखिए उस पे भी कुछ लेकिन होता ही होता है। अधिकतर ये कहा जाता है कि जब ट्रायल स्टार्ट करने से पहले ही हमें अमेंडमेंट कर देना चाहिए। उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग होती है, क्योंकि आप ट्रायल में वही बोलोगे जो आपने अपने प्लेन में बोला है, तो इसलिए बेहतर होगा कि जो भी आप बोलना चाहते हो आप पहले से उसको आप डाल दो। अगर आप नहीं डालते हो फिर अपना गवाही कराते हो, उसके बाद आपको याद आता है अरे भैया ये तो मैं भूल गया था, फिर आप डाल रहे हो, तो फिर पूरा प्रोसेस ही बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, राइट। तो इसलिए ड्यू डिलिजेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप प्लेन ड्राफ्ट करो या रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करो तो भागम भागी में ड्राफ्ट मत करिए। खासकर जो वकील है उनको जरूर बोलूंगी, खासकर जो नए वकील है, क्लाइंट बहुत प्रेशर करते हैं कि मेरे को तो कल ही चाहिए, भैया कल नहीं हो सकता है। अगर आप कल का करोगे तो आगे आपका केस 2-3 साल के लिए बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे प्लेंट हो गया, डब्ल्यूएस हो गया, अपील्स हो गया, इसमें बहुत ड्यू डिलिजेंस रख के बनाना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को सोच समझ के बनाना पड़ता है, और जब एक हाई प्रेशर आता है ना कि आप ड्राफ्ट करिए, हमारे पास ड्राफ्टिंग का बहुत काम आता है। जब भी क्लाइंट हमें प्रेशर करता है कि आप हमें जल्दी बना के दीजिए, हम उनको बोलते हैं हम अपना पैसा वापस ले लीजिए। अब जो आपने हमें फी दिया है वापस ले लीजिए, हम भागम भागी में नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपना एक चेकलिस्ट रखते हैं, सारी चीजें उसमें आना चाहिए। एक बार प्लेन बनाने के बाद में हम उसको देते हैं तो ऐसा टाइम दोबारा से हम उसको देखते हैं, वो भागम भागी पे नहीं होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट छूट जाता है। और देखिए अगर एक बार आप छोड़ दियो ना, तो ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट पे आप नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हो, पर आप ये सोचो ना, अमेंडमेंट का एप्लीकेशन डाला, दूसरी पार्टी ने रिटर्न ऑब्जेक्शन डाला, फिर उसकी हियरिंग हुई, फिर शायद अलाउ हुआ या फिर ना अलाउ हुआ, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है अननेसेसरली। उससे अच्छा आप 2-4 दिन रुक के आराम से बनाओ, तरीके से बनाओ और तरीके से फाइल करो। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ड्यू डिलिजेंस करके हमेशा हम प्लेंट को फाइल करें। कोर्ट ने साथ में ये भी बोला है कि अमेंडमेंट को लेकर खासकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक लिबरल अप्रोच लेना चाहिए। लिबरल अप्रोच का मतलब क्या है कि थोड़ा-सा ना बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, ये बहुत ही ज़्यादा ही कानून को बहुत स्ट्रिक्टली इस पे ना पढ़े। क्यों? क्योंकि जो अमेंडमेंट जो होती है बहुत अगर बहुत इंपॉर्टेंट है उस केस के लिए, केस की जो इंपॉर्टेंट कड़ी को ही वो क्वेश्चन कर रहा है, तो बिल्कुल वो अमेंडमेंट को अलाउ करना चाहिए। लेकिन आप अमेंडमेंट तब मत अलाउ करो जब वो अमेंडमेंट मालाफाइड हो, परेशान करने की नीयत से डाला जा रहा है, डिले करने की नीयत से डाला है, टाइम बार्ड है, मतलब कुछ ऐसी चीजें आप निकाल के आ रहे हो, वो चीज की गवाही हो चुकी है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन पे वो आ चुका है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। हर एक केस का ये अलग हो सकता है। अब वो चीज अमेंडमेंट में लाने की कोशिश किया जा रहा है, या फिर वो अमेंडमेंट जो पूरा केस का नेचर को ही चेंज कर रहा है, ऐसे अमेंडमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए। लेकिन उस अमेंडमेंट को जरूर अलाउ करना चाहिए जो केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इस केस में विल बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, उसको अगर वो चैलेंज ही नहीं करते हैं, सिर्फ पार्टीशन वो मांगती और विल को चैलेंज नहीं करती, तो वो एक अधूरा बात हो जाता है, राइट। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ दिस केस में।
जैसे अभी मैंने तुरंत ही कहा था आपको कि ये पूरा केस जो था वो पार्टीशन के ऊपर पे था, सक्सेशन के ऊपर में था। पूरा केस का पार्टीशन तभी हो सकता था, 2 चीज़ पे डिपेंड करती थी। एक तो विल पे डिपेंड करती थी, 2 क्या एक ही चीज़ पे डिपेंड करती थी, विल पे डिपेंड करती थी। अगर विल जेन्युइन होता तो दिनेश को जाता, अगर विल जेन्युइन नहीं होता, नहीं होगा, प्रूव होता है, तब सारे भाई और बहनों पे जाती। तो विल को चैलेंज करना इस पूरे केस का एक रीढ़ की हड्डी की बात थी। अगर आप उसी को नहीं कर रहे हो तो पूरा केस ही एटली देखा जाए तो सही नहीं रहता, ठीक है? तो वैलिडिटी ऑफ विल को अमेंडमेंट में नहीं लाना, उसको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता। देयरफॉर वो अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी था, भले ही वो देरी से क्यों ना आया हो। देरी तो हुई थी क्योंकि ऑलरेडी एविडेंस स्टार्ट हो गया था और मुझे लगता है कहीं न कहीं एविडेंस पे क्रॉस एग्जामिनेशन पे आया था कि आपने विल को चैलेंज किया है या नहीं किया। तभी उनके दिमाग में आया, "अरे यार! विल को तो हमने चैलेंज ही नहीं किया।" तब वो अमेंडमेंट डाले। तो ये आफ्टर थॉट तो था। देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो डाउट इन दैट। लेकिन बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है, वही डिले पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि डिले तो किया इन्होंने, कोई बात नहीं, सुमन ने डिले किया, लेकिन ये पूरा जस्टिस के लिए ये बहुत ही एसेंशियल था। तो पूरा एंटायर ट्रायल, जो पार्टीशन का पूरा सूट मीनिंगलेस हो जाता अगर वो विल का क्वेश्चन नहीं होता इस केस पे, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको अपहेल्ड किया, अमेंडमेंट को अलाउ किया और कहा कि जो विल को यहाँ पे चैलेंज कर रहा है और मूवेबल प्रॉपर्टी को ऐड करने की बात करी, बिल्कुल सही हो रहा है। और ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि आप केस को जल्दी डिसाइड कीजिए, इंक्लूडिंग जेन्युइननेस ऑफ विल का जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल आप करोगे। और दिनेश गोयल ने जो अपना अपील फाइल किया था उसको डिसमिस कर दिया जाता है। तो क्या सीखते हैं हम इस केस से? पहली बात, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। जनरली अमेंडमेंट अलाउ हो जाता है रियल इशू को डिसाइड करने के लिए, इवन उसको हम लेट अगर फाइल करते भी है तो। साथ में विल डिस्प्यूट की जब बात आती है, जहाँ पे भी सक्सेशन का केस है, विल के बारे में बात है, तो कोर्ट को हमेशा सबसे पहले विल डिसाइड करना चाहिए, जहाँ पे भी सक्सेशन और पार्टीशन की बात आ जाती है। टेक्निकलिटीज वर्सेस जस्टिस, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस जजमेंट, जहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया है। और सिर्फ ये आप अमेंडमेंट के लिए नहीं, ये जजमेंट को आप ना इस पॉइंट पे टेक्निकलिटीज वर्सेस जस्टिस की जब बात यहाँ पे की गई है, और बाकी बहुत सारे केसेस पे भी यूज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि कोर्ट को हमेशा जस्टिस पहले देखना चाहिए, टेक्निकलिटीज बाद में आ जाती है। आपको देख के लग रहा है कि ये जस्टिस करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, तो आप पहले उसको देखिए। टेक्निकलिटीज में देखा, उसने पिटिशन डाल दिया, गलत सेक्शन पे डाल दिया, लेकिन जो उसका पूरा एलिमेंट है वो जरूरी था। तो जस्ट बिकॉज उसने गलत सेक्शन पर डाला, उस टेक्निक पे आप उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हो, वो गलत है। आप जस्टिस को पहले देखोगे। फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में बोला गया है कि वही बिल की बात यहाँ पे आई है और जेन्युइननेस की बारे में बात की है। अगर हम एंड करें इस वीडियो को, तो यहाँ पर ये बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो सही बात मुझे लगी है अपने जुडिशियल सिस्टम पे, जस्टिस कम्स फर्स्ट, टेक्निकल डिले सेकंड। हमेशा कोई भी पिटिशन होता है, आप उसके टेक्निकल पे मत जाइए उतना, उसके रीजनिंग पे जाइए, उसकी रिक्वायरमेंट पे जाइए और उसके जस्टिस डिलीवरी पे ही जाइएगा। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये जजमेंट अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।